नमस्कार। पत्र लेखन श्रृंखला के इस चौथे वीडियो में मैं कैलाश भामरे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वरित लेखन, जिसे हम बायोडाटा के नाम से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और उसके पश्चात रोजगार के लिए आवेदन कैसे लिखा जाता है। विस्तार से इस विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जब हम विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो बहुत सारे सपने मन में हम संजोते हैं। भविष्य को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं होती हैं। अपना व्यवसाय, कुछ सोचते हैं कि अपना व्यवसाय करें, कुछ सोचते हैं कि मनचाही नौकरी हमें मिल जाए, और इस तरह के सपने हम बुनते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई मैनेजर, कोई और कुछ, कोई शिक्षक बनना चाहता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं। विद्यार्थी जीवन कल्पनाओं का संसार है, उससे भरा होता है, और उस सपनों के संसार को हकीकत में बदलने का प्रयास विद्यार्थी जीवन में जो सपने हम देखते हैं उसका प्रयास हमें आगे चलकर करना होता है। छात्र जीवन की परिणति एक दिन उन्हीं सपनों को हकीकत में बदलने में होती है, और फिर हम अपनी कल्पना के महल के दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं, अंदर प्रवेश का अरमान संजोते हुए। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए एक एक सोपान जो है हमें तय करने होते हैं, एक एक सीढ़ी आगे बढ़ना होता है, शिक्षा पूर्ण करना होता है, और शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात फिर अपनी योग्यता को साथ में लेते हुए जहाँ जहाँ कुछ भर्ती चल रही हैं, जहाँ कुछ रिक्रूटमेंट हो रही हैं, जहाँ पद भरे जा रहे हैं, वहाँ हमें अपने आवेदन भेजने होते हैं, अपना बायोडाटा भेजना होता है। हालांकि आजकल काफ़ी सारे सरकारी आवेदन जो है ऑनलाइन हो गए हैं, जिसमें एक ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरा जाता है, लेकिन बहुत से कार्यालय आज भी ऐसे हैं जहां पर आपको इस तरह से आवेदन लिखने होते हैं और स्वरूप भेजना होता है। और जब कहीं इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, मान लीजिए ऑनलाइन फॉर्म भी आप भर देते हैं, जब कहीं साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तब आपको वहाँ अपना बायोडाटा और अपना आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसकी चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे। और चर्चा का आधार वो हमारे पाठ्यपुस्तक में जो संवाद है, जिसमें एक नरेंद्र जी है, और वो नरेंद्र शिक्षा दीक्षा पूरी करके रोज़गार की खोज कर रहा है। बहुत सी कंपनियों में मार्केटिंग में वो अपना करियर बनाना चाहता है, और बहुत से कंपनियों में अपने स्वरूप भेजे उसने हैं, लेकिन अब तक उस स्वरूप के आधार पर किसी ने भी उसको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। मतलब प्रक्रिया ये होती है कि आप विज्ञापन देखते हैं, विज्ञापन देखने के बाद आप अपना बायोडाटा उस कंपनी को भेजते हैं, और फिर वो कंपनी आपको, अगर उस कंपनी को आपके बायोडाटा में कोई रुचि लगती है या लगता है कि हाँ इसमें इतनी योग्यता है इस बायोडाटा के आधार पर कि हाँ इसको इंटरव्यू का अवसर दिया जा सकता है, तो आपको इंटरव्यू के लिए या साक्षात्कार के लिए बुलावा आता है। अन्यथा आपका बायोडाटा केवल एक फाइल का हिस्सा बनकर वहाँ रह जाता है। तो ऐसी ही स्थिति नरेंद्र की है। नरेंद्र के चाचा जी अब आए हुए हैं। अब चाचा जी से बात कर रहा है। चाचा जी ने सोफे पर अपनी मुद्रा बदली और बोले, मतलब यही बात उसने की कि बहुत सारे आवेदन वो कर रहा था लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तो हाँ नरेंद्र, क्यों नहीं, मतलब वो चाचा जी से मार्गदर्शन मांग रहा था कि कैसे हम करें। तो जो स्वरूप लिखने की बात है, बायोडाटा लिखने की बात है, चाचा जी ने कहा था कि तुमने अपना बायोडाटा या स्वरूप जो है अच्छे से लिखा नहीं होगा। तो वो चाचा जी से मार्गदर्शन मांग रहा है। चाचा जी ने कहा कि हाँ, शुरुआत कहाँ से करें। चलो इतना तो अब तुम्हें मालूम है कि स्वरूप एक विशेष प्रकार का लेखन है, जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। ये एक तरह से स्वरित की या बायोडाटा की परिभाषा हम मान सकते हैं कि स्वरित क्या है। स्वरित एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में किसी विशेष प्रयोजन से उस प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार यानी क्रम से जो सूचनाएं संकलित की जाती हैं, लिखी जाती है,
वो बायोडेटा या स्वरित्य है। फिर आगे बढ़ें। नरेंद्र ने कहा, हाँ सच है चाचा जी, किसी भी व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं का, सूचना यानी यहाँ पर इंफॉर्मेशन की बात है, तो सूचना का कोई अंत नहीं होता, लेकिन हर सूचना का नियोक्ता के काम के योग्य है या नहीं ये भी देखना चाहिए। यानी जो सूचनाएं आप लिखेंगे, जरूरी नहीं कि हर बात नियोक्ता यानी जो संस्था या जो व्यक्ति आपको नौकरी देने जा रहा है उसके काम के लिए है या नहीं, एम्प्लॉयर, नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर, उसके काम की है या नहीं। तो इसलिए स्वरित्य में वही सूचनाएं डाली जा सकती हैं जिनमें दूसरे पक्ष यानी नियोक्ता आपको नौकरी देने वाले की दिलचस्पी हो। नरेंद्र अच्छी तरह से समझने लगा था। चाचा जी खुश हो गए, कहने लगे कि तुम तो बड़े समझदार हो। अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले ये कि स्वरित्य लिखते समय ईमानदारी होनी चाहिए, अर्थात जो बातें हम वह स्वरित्य में लिखते हैं, अपने बायोडाटा में लिखते हैं, उसमें ईमानदारी के साथ जो हमारी योग्यताएं हैं, जो हम कर सकते हैं, जो हमने किया है, वही लिखा जाए। झूठे दावे या अतिशयोक्ति वहाँ पर काम नहीं आती, ध्यान रखिए। अतिशयोक्ति अलंकार आप जानते हैं, अतिशयोक्ति उसी अर्थ में आया, अति वर्णन करना। ये मत भूलो कि नियोक्ता को उम्मीदवारों के चयन का बहुत अनुभव होता है, और ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बातें करने वाले, झूठे दावे करने वाले आवेदन को वो अच्छी तरह से समझ जाते हैं, क्योंकि उनकी अनुभवी नज़रें जो हैं तुरंत इसको समझ जाती है। और मान लीजिए गलती से वो समझ नहीं पाए और साक्षात्कार के लिए आपको बुला भी लिया गया, तो साक्षात्कार के दौरान उसकी कलई खुल जाती है, यानी आपका भेद जो है वो सामने आ जाता है कि आपने जो भी लिखा है वो झूठ था। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अपनी खूबियां और अच्छाइयां बताने में हम कंजूसी बरतें। ये बात निश्चित है कि बढ़ा चढ़ाकर बातें ना की जाए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जो हमारी योग्यताएं हैं, जो कुछ हम कर सकते हैं और किया है, उसको छुपाया भी जाए। उसको बिल्कुल बताना चाहिए, वो बताने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव के सबल पहलुओं को, जो खासकर हमारी ताकत है, स्ट्रेंथ जो है हमारी, उस पर जोर देना चाहिए और उसे भूलना नहीं चाहिए। नरेंद्र धीरे धीरे अब चाचा जी की बातें गौर से सुन रहा था। फिर एक प्रश्न उसके मन में आया, चाचा जी स्वरित्य की भाषा शैली कैसे होनी चाहिए? तो स्वरित्य की भाषा कैसी होनी चाहिए, इसमें चाचा जी ने कहा, देखिए कि अलंकारिक भाषा की कोई गुंजाइश नहीं। अलंकारिक भाषा यानी भाषा को सुंदर रूप से प्रस्तुत करना। अलंकार आप जानते हैं और आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसकी शैली सरल, सीधी, सटीक और साफ होनी चाहिए। मित्रों, ये केवल इस स्वरित्य की ही बात नहीं, हमने जो औपचारिक पत्र देखे हैं उन सब में यही बात है कि भाषा उनकी अलंकारिक नहीं होनी चाहिए। औपचारिक पत्र में सरल, सहज, सीधी बात उसमें होनी चाहिए, और वही बात यहाँ पर भी है, और पढ़ने वाले को सारी बातें एक ही नज़र में स्पष्ट हो जाए। हम ऐसे घुमा फिरा कर ना लिखें कि जिसके सामने वाला व्यक्ति उसको समझने में जो है बड़ी कठिनाई महसूस करे या उसको अपने दिमाग पर जोर डालना पड़े। इससे हमें बचना चाहिए। नरेंद्र का फिर अगला सवाल था, क्या स्वरित्य के आकार प्रकार भी कुछ है, उसका कोई नियम है? तो चाचा जी ने बताया कि इसका वैसे कोई निश्चित नियम तो नहीं है, लेकिन ये इस बात का ध्यान रखा जाए कि स्वरित्य न तो ज़रूरत से अधिक लंबा हो, न ज़्यादा छोटा। अगर बहुत छोटा या बहुत संक्षिप्त हो गया तो बहुत सी ज़रूरी चीज़ें उसमें लिखना हम भूल गए हैं निश्चित ही। और अगर दूसरी ओर बहुत लंबा हो जाता है, लंबा हुआ, तो पढ़ने वाला व्यक्ति उसको पूरी तरह से अच्छी तरह गौर करते हुए नहीं पाता है। तो इस प्रकार स्वरित्य के आकार प्रकार के बारे में उन्होंने बताया कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, जो जानकारी है, उसके अनुसार बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो कि हमारी सारी जानकारी भी उसमें आ जाए, अच्छी तरह से हम उसे प्रस्तुत करें, और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भी ना हो। चाचा जी अपनी अनुभव सिद्ध वाणी में बोल रहे, क्योंकि वो चाचा जी जो है मुंबई में बहुत बड़ी कंपनी में मार्केटिंग विभाग में ही कार्य करते थे। हालांकि वो भी एक तरह से यूनिवर्सिटी के साक्षात्कार के जो पैनल होते थे उनका हिस्सा होते थे, इसलिए अच्छे अच्छे अनुभव उनको थे।
इसलिए वो बता रहे थे कि बेटे, स्वरित सूचनाओं का एक अनुशासित प्रवाह है, यानी जो सूचनाएं हैं वो अनुशासित होनी चाहिए। यहाँ वहाँ की बेवजह की बेमकसद की सूचनाएं उसमें ना हो, यानी इसमें प्रवाह और अनुशासन दोनों ही होने चाहिए। प्रवाह व्यक्ति परिचय से प्रारंभ होता है। अब इसमें क्या होना चाहिए, कौन कौन सी बातों का उल्लेख होना चाहिए? सबसे पहले व्यक्ति का परिचय, और इस परिचय में जो है नाम, पता आदि होता है। उसके बाद उसकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, उसका प्रशिक्षण, उसकी उपलब्धियां, आज तक उसने क्या प्राप्त किया, कार्येतर गतिविधियां, यानी कुछ कार्य जो उसको दिए गए उसके अलग भी अगर कुछ गतिविधियां उन्होंने की है, इत्यादि पड़ावों को पार करते हुए ये स्वरित पूर्ण होता है। स्वरित के ये जो अवयव मैंने तुम्हें अभी बताए, चाचा जी ने बताया उनको, कि ये केवल उदाहरण है, ये केवल ये जो पॉइंट्स है, बिंदु है कि शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धि, गतिविधि, परिचय, इनमें जोड़ या घटाया जा सकता है। कुछ बातें जोड़ी जा सकती है, कुछ बातें अगर नहीं है तो उसको कम किया जा सकता है। ये केवल एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने ये बातें बताई थी। आवश्यकता के अनुसार इसमें फेरबदल किया जा सकता है। नरेंद्र ने जिज्ञासा प्रकट की कि परिचय की बात चाचा जी कर रहे हैं, तो परिचय में अब क्या क्या होना चाहिए? तो चाचा जी ने उनको समझाया कि देखिए, व्यक्ति परिचय के अंतर्गत उम्मीदवार का नाम सबसे पहला आपका परिचय आपका नाम होता है। फिर जन्मतिथि, उम्र, पत्र व्यवहार का पता, कि अगर कोई भी पत्र भेजा जाए तो किस पते पर आपको दिया जाए, टेलीफोन नंबर, ईमेल आदि सूचनाएं परिचय के अंतर्गत दी जा सकती हैं। व्यक्ति परिचय में जन्म तिथि और माता पिता का नाम अवश्य डालना चाहिए। जिन पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं वहाँ एक ही नाम के कई उम्मीदवार होते हैं। पिता के नाम और जन्मदिन के आधार पर आप उनमें आसानी से भेद किया जा सकता है। देखिए मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि नाम जैसा हमारे शालेय रिकॉर्ड में है, स्कूल रिकॉर्ड में है, सर्टिफिकेट्स के अलग अलग रिकॉर्ड्स में है, वही नाम हमारा स्वरित में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सर्टिफिकेट्स में नाम अलग है, आप बायोडाटा में नाम अलग लिख रहे हैं। लिखने का तरीका जो है ठीक ठीक वही होना चाहिए जो आपके सर्टिफिकेट में है। अगर आपके नाम में पिता का नाम समाहित है, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात जैसे प्रदेशों में पिता का नाम भी समाहित होता है, लेकिन फिर भी पिता का नाम एक अलग कॉलम में फिर से लिखा जाए और जन्मतिथि लिखी जाए, जहाँ एक ही नाम के उम्मीदवार होते हैं, तो वहाँ गलती से या धोखाधड़ी की जहाँ संभावनाएं होती है तो उनसे हम बच सकते हैं। फिर चाचा जी को और एक बात याद आई। उन्होंने कहा कि स्वरित में 2-3 ऐसे लोगों का नाम भी दिया जा सकता है अंत में, जो उम्मीदवार के रिश्तेदार ना हो मगर उसकी योग्यता और क्षमता से परिचित हो। जिन लोगों का विवरण दिया जाए वे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, यानी समाज में उनका एक सम्मान हो, महत्वपूर्ण स्थान हो, और उनके व्यक्तित्व के बारे में लोग जानते हो कि वो किसी भी व्यक्ति की सिफारिश नहीं कर सकते, जो अयोग्य है उसकी सिफारिश करेंगे ही नहीं। ये विश्वास जो है एक तरह से समाज में होना चाहिए। तो उसकी योग्यता और क्षमता जिनसे परिचित है, ऐसे लोग जो प्रतिष्ठित है, यदि उसी क्षेत्र के जाने माने लोग हैं, जिस क्षेत्र में उम्मीदवार रहता है और वहाँ से आवेदन वो कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, सोने पर सुहागा है। तो अब नरेंद्र का प्रश्न ये था कि ठीक है, लोगों के नाम तो दिए जा सकते हैं, लेकिन उसकी समस्या अलग थी। उसका कहना था कि जो उम्मीदवार पहले से कहीं काम कर रहे हैं तो इस प्रकार का विवरण आसानी से जुटा लेंगे। मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे थे, वहाँ के मैनेजर, वहाँ के और जो कर्मचारी है जो उनके साथ परिचित, उनकी क्षमताओं को जानते हैं, उनके नाम वो दे सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी अभी कॉलेज से निकले हैं, संबंधित उद्योग क्षेत्र के लोगों से उसका परिचय ही नहीं है, तो कैसे किसका परिचय दिया जाए? तो चाचा जी का उत्तर था कि जो कॉलेज से तुरंत निकले हैं उन्हें अपने प्रिंसिपल या प्रोफेसरों के नाम पते देने चाहिए। कॉलेज से तुरंत निकले छात्रों के मामले में नियोक्ता प्रिंसिपल या प्रोफेसरों की राय महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इन लोगों ने उम्मीदवारों को विद्यार्थी के रूप में कई वर्षों तक अलग अलग आयामों में जो है नज़दीकी से देखा होता है। ध्यान रखिए मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्कूल में विद्यार्थी जीवन में जो आपका व्यवहार होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उस व्यवहार से जो है शिक्षक और प्राचार्य जो है आपके बारे में अपनी धारणाएं बनाते हैं।
हालांकि सभी विद्यार्थियों को शिक्षक समान रूप से देखते हैं, लेकिन फिर भी आपकी क्षमताएं, कौन किस तरह से पढ़ता है, कौन किस तरह से व्यवहार करता है, ये सारी बातें शिक्षक और विद्यालय के जो आपके गुरुजन होते हैं वो पढ़ते हैं, मतलब समझते हैं, जानते हैं भली भांति। लेकिन 10वीं 12वीं के बाद आप चले जाते हैं, पास हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, आजकल भी हमारे विद्यालय में बहुत सारे मेल आते हैं कि कई सारे विद्यार्थी जो 2 साल 4 साल 5 साल पहले हमारे स्कूल से पढ़कर निकले हैं, उनके कंपनी में उनको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और हम लोग लगभग औसत अगर बात करें तो रोज के 1-1 2-2 चरित्र प्रमाण पत्र जो है इस तरह के बच्चों को हम भेजते हैं। कई सारे बच्चों के, कहीं उन बच्चों की ओर से स्वयं अपना अनुरोध आता है, उनको हम भेजते हैं, और कहीं कहीं उनके जो नियोक्ता होते हैं, जब उनके पास आवेदन पहुंच जाता है तो वो भी इंक्वायरी के रूप में इस तरह से पत्र भेजते हैं और मांग करते हैं। तो इस तरह से छात्रों को इन्फॉर्म करते हुए इस तरह की जानकारी हम देते भी हैं। लेकिन ये जानकारी केवल मेल आया और दे दी, ऐसा नहीं होता। इस संदर्भ में उस संदर्भित विद्यार्थी को जिस वर्ष में वो पढ़ रहा था उसके रिकॉर्ड विद्यालय में देखे जाते हैं, वो क्या वास्तव में वो हमारे विद्यालय में पढ़ता था या नहीं, एक तरह से फिर वो बोनाफाइड और कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम प्रदान करते हैं। तात्पर्य कि चाचा जी ने जो बताया, जैसे कि अगर जानते नहीं हैं, उद्योग क्षेत्र से परिचित नहीं है, नए हैं आप, नए बिल्कुल प्रयास करने में लगे हैं, शुरुआती दौर है, तो स्कूली जीवन के जो आपके शिक्षक है, प्रिंसिपल है, प्रोफेसर है या कॉलेज के प्रोफेसर है, उनके नाम दिए जा सकते हैं। अगर छोटा सा गांव है तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से शिक्षक और गुरुजन वर्ग हमारे आसपास रहते हैं, जिनका एक सम्मान गांव में होता है, जिनकी बात लोग स्वीकार करते हैं और जो एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में गांव में जाने जाते हैं, उनका भी नाम पता हम दे सकते हैं। अब इतनी सारी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद नरेंद्र ने अपना स्वरित बनाने का प्रयास किया और अब उसने सिलसिलेवार जो है ये सारी चीज़ें लिखी। जैसे देखिए, स्वरित या बायोडाटा शीर्षक दिया जाता है, फिर नाम, परिचय के ये कुछ बिंदु, नाम नरेंद्र कुमार, पिता का नाम सुरेश कुमार, माँ का नाम, जन्म तिथि, फिर वर्तमान पता, स्थायी पता। वर्तमान पता और स्थायी पता कभी कभी दो हो सकते हैं, क्योंकि स्थायी रूप से हम कहीं रहते हैं और कहीं कुछ काम कर रहे हैं, किसी सिलसिले में कहीं रह रहे हैं दूसरे गांव में, दूसरे शहर में, तो वहाँ लिख सकते हैं। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल। अगर टेलीफोन नंबर नहीं है तो लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं। परिचय के बाद फिर अपनी योग्यताओं, शैक्षणिक योग्यताओं का वर्णन यहाँ पर होना चाहिए, जिसका एक टेबल या तालिका बनानी चाहिए कि जैसे क्रम, फिर कौन सी परीक्षा आपने पास की, कौन से वर्ष में पास की, किस विश्वविद्यालय से या किस महाविद्यालय से उसको आपने उत्तीर्ण किया है, उसमें विषय आपके कौन कौन से थे, फिर मार्क्स कितने प्रतिशत अंक आपको मिले और उसकी श्रेणी या ग्रेड आपको क्या प्राप्त हुई। ये जितनी भी आवश्यक बिंदु है, इसमें कुछ कम ज़्यादा आप कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। आपको देखना है कि जो विज्ञापन है, जिस विज्ञापन के जवाब में आप अपना आवेदन लिख रहे हैं, उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है। कहीं कहीं विषय की आवश्यकता नहीं है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। किसी विज्ञापन में, कहीं कहीं किसी विज्ञापन में एक तरह से उसका जो शैक्षणिक योग्यता है उसका एक प्रारूप दिया जाता है, तो फिर उसी प्रारूप में हमें देना होता है। ठीक है, तो अपना परिचय, परिचय के बाद शैक्षिक योग्यता, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, दो चीज़ें ये हर बायोडाटा का हिस्सा है, क्योंकि इसके बिना बायोडाटा बन ही नहीं सकता। फिर बाकी अन्य जो चीज़ें हैं, हो सकता है वो रहे या ना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती। फिर तीसरा बिंदु है अन्य संबंधित योग्यताएं, जैसे कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान और अभ्यास, MS ऑफिस, इंटरनेट, MS CIT वगैरह जैसे जो कोर्स है वो अगर हमने किए हुए हैं वो लिख सकते हैं। फिर उसकी नरेंद्र की और योग्यता है, देखो, फ्रांसीसी भाषा का कार्य योग्य ज्ञान, यानी वो फ्रांसीसी भाषा भी जानता है। मतलब ऐसी कहीं कंपनी में दूसरी भाषा के अगर कोई अवसर है, उसको अगर वरीयता दी जानी है, तो इसको निश्चित ही पहला जो है
प्राधान्य दिया जा सकता है, वरीयता दी जा सकती है, प्राथमिकता दी जा सकती है। देखिए, खेल की उपलब्धियों के बाद और भी कुछ चीज़ें जो हैं जोड़ी जाती हैं, जैसे और भी कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता 2001 में प्रथम पुरस्कार, फिर राजीव गांधी स्मारक निबंध प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार, विद्यालय और महाविद्यालय क्रिकेट टीमों का कप्तान। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी मार्केटिंग फील्ड में, जब किसी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में आप कार्य करते हैं, या किसी भी संस्थान में जब आप किसी एक नेतृत्व भावना जहां आवश्यक होती है उस पद के लिए जब आवेदन करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। कार्यतर गतिविधियां और अभिरुचियाँ, उद्योग व्यापार संबंधी पत्रिकाओं और अखबारों का नियमित पाठन करता हूँ, पढ़ता हूँ। देश भ्रमण का शौक़ है। ये देश भ्रमण भी ज़रूरी है, क्योंकि जिसको पर्यटन की रुचि होती है वो मार्केटिंग के लिए, घूमने के लिए किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करता है। इंटरनेट सर्फिंग, इंटरनेट अच्छी तरह से, इंटरनेट का ज्ञान भी है उसको। फुटबॉल और क्रिकेट में अभिरुचि। वैसे सम्मानित व्यक्तियों का विवरण जो उम्मीदवार के व्यक्तित्व और उपलब्धियों से परिचित हो। तो 2 लोगों का नाम यहाँ उसने, नरेंद्र ने दिया, जो उसको अच्छी तरह से जानते हैं। अपने जिस इंस्टीट्यूट में उसने पढ़ाई की उनके एक निदेशक है, एक प्राध्यापक हैं, और उनका नाम दिया, तिथि, स्थान और दाएं और जो है हस्ताक्षर। तो इस तरह ये स्वरित पूर्ण हुआ। अब स्वरित पूर्ण होने के बाद वो आगे चाचा जी के पास पहुंचता है कि एक बार चाचा जी उसे देख ले। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वरित लिखते हुए कौन कौन सी बातों का जिक्र उसमें होना चाहिए। जो है अब वो चाचा जी के पास पहुंचा। अब चाचा जी के पास जाने के बाद चाचा जी ने कहा ठीक है चलो। अब चाचा जी ने कहा कि आवेदन पत्र भी लिखना चाहिए, केवल स्वरित लिखकर काम नहीं होगा, क्योंकि स्वरित तो एक अपनी सूचनाओं का संकलन है। अब आवेदन पत्र हमें लिखना है। तो नरेंद्र ने कहा है आवेदन पत्र तो हम लोग स्कूल के ज़माने से लिखते रहे हैं, क्या नौकरी के आवेदन पत्र और उसके स्वरूप में और अन्य आवेदन पत्रों में भिन्नता होती है? तो चाचा जी ने कहा वैसे ढांचा या प्रारूप तो एक ही है, लेकिन अन्य दूसरे आवेदन पत्रों का जो है होता है उसी तरह का इसका आवेदन होता है, लेकिन उसका उद्देश्य अलग होता है। पद के लिए अपनी योग्यता और गंभीरता के प्रति नियोक्ता का विश्वास जगाना, यानी हम उस पद के लिए किस तरह योग्य है, हमारी योग्यताएं क्या है, उसका वर्णन इस आवेदन में होना आवश्यक होता है। उद्देश्य की भिन्नता की वजह से इसकी विषय वस्तु और अन्य आवेदन पत्रों से जो है भिन्न हो जाते हैं। प्रारूप भले एक है, लेकिन विषय वस्तु इसकी अलग हो जाती है। तो फिर आवेदन भी लिखा गया। चाचा जी ने समझाया इस आवेदन के प्रारूप को भी आपको समझना है, क्योंकि इस तरह का आवेदन लिखने के लिए आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें देखिए, सेवा में महाप्रबंधक मानव संसाधन विभाग, इंडिया केमिकल्स लिमिटेड, 36 न्यू लिंक रोड, अंधेरी, मुंबई, जिनको हम भेज रहे हैं, जो उस कंपनी के जो अधिकारी को हमें भेजना है। विज्ञापन में दिया जाता है कि किसके नाम से हमें एप्लीकेशन भेजना है, आवेदन भेजना है, उनका यहाँ पर वर्णन होना है। अब महाप्रबंधक है, लेकिन कौन सा डिपार्टमेंट है? मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, HR जिसे संक्षेप में कहा जाता है, यानी जो लोगों की भर्ती करना, उनके तबादले करना, इस कार्य को करने वाला जो विभाग होता है वो मानव संसाधन विभाग होता है। तो उनको संबोधित करते हुए पत्र लिखा गया। फिर विषय, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उसका वर्णन यहाँ होना चाहिए, यानी जैसे पत्र देखते ही समझ में आता है कि ये किस पद के लिए आया है। फिर सिलसिलेवार जो है अपनी बात वहाँ बतानी चाहिए कि कैसे आप आवेदन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे आप उसके लिए योग्य हैं। फिर आज दिनांक 16 अप्रैल को दिल्ली से प्रकाशित नवभारत टाइम्स में आपका विज्ञापन, उस विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि आपकी कंपनी को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है। मैं इस पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ी सी भाषा इधर उधर हो सकती है। आप कह सकते हैं कि हमने विज्ञापन देखा और उस विज्ञापन के उत्तर में हम आवेदन कर रहे हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर जो विज्ञापन हमने देखा
उसके जवाब में हम ये आवेदन कर रहे हैं। अलग अलग संदर्भ हो सकते हैं। आगे फिर लिखा है कि मेरा स्वरित इस आवेदन के साथ संलग्न है। इसका अवलोकन करने पर आप पाएंगे कि मैं इस पद के लिए पूरी तरह से उपयुक्त उम्मीदवार हूँ। मैं विज्ञापन में आपके द्वारा वर्णित सभी योग्यताओं और अर्हताओं को पूरा करता हूँ। यानी जो जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, अपेक्षित योग्यताएं हैं, उनको ये नरेंद्र पूर्ण करता है और उसका वर्णन वो यहाँ लिख रहा है। क्योंकि एक आवेदन होता है, आवेदन के साथ अपना बायोडाटा भेजते हैं, लेकिन आवेदन में भी आप अपनी बात, वहाँ केवल बताया गया है कि आपने कौन सी डिग्री ली है, लेकिन यहाँ आप बताना चाहते हैं आवेदन में कि हाँ, ये मेरी योग्यता है और उसके आधार पर मैं ये काम करने के लिए योग्य हूँ। मैं विज्ञान का छात्र हूँ। रसायन शास्त्र मेरा प्रिय विषय रहा। मैंने इस विषय में ऑनर्स के साथ प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि पाई है। आपकी कंपनी की गतिविधियां और उत्पादों की वैज्ञानिक पहलुओं से न केवल पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ, बल्कि उन्हें आपके ग्राहकों के समक्ष सरल शब्दों में प्रस्तुत करने की भी क्षमता रखता हूँ। मैंने मार्केटिंग की प्रथम श्रेणी में MBA किया। मार्केटिंग के विभिन्न सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं को पूरा ज्ञान है। मैं लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से स्वयं को अभिव्यक्त करने में सक्षम हूँ। मैंने वाद विवाद और निबंध की अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है, प्रथम पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने विद्यालय और महाविद्यालय की क्रिकेट टीमों का कप्तान रहा हूँ। इससे मेरी टीम भावना और नेतृत्व क्षमता प्रमाणित होती है। अब देखिए, कहीं कहीं इन सारी बातों का निर्देश करना भी आवश्यक होता है। कभी कभी आपको लग सकता है ये स्कूल में वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिता और इसका ये सब जिक्र करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन है। जैसा कि देखिए, ये जो फील्ड है उस फील्ड के अनुसार जो है, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं उसके अनुसार आपको ये लिखना आवश्यक है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को सबसे पहला गुण उसमें होना चाहिए कि बोलना। बोलने की कला जिसके पास है वो कुछ भी बेच सकता है, ऐसे कहावत है। और जो बोलना नहीं जानता वो सोना भी नहीं बेच सकता। तो बेचने वाला अगर आपको बनना है तो आपको बोलने की कला आनी चाहिए, वक्तृत्व आपका प्रभावी होना चाहिए। इसलिए वाद विवाद और निबंध जो प्रतियोगिताओं का वर्णन यहाँ किया गया है वो बहुत आवश्यक है और ऐसा करना चाहिए। अगर हमारे पास उपलब्धियाँ हैं और वो उपलब्धियाँ उस पद के लिए अगर योग्य साबित हो रही हैं तो उसका वर्णन, उसका जिक्र वहाँ अवश्य होना चाहिए। मैं अपने विद्यालय और महाविद्यालय की क्रिकेट टीमों का कप्तान हूँ। अब क्रिकेट टीम का कप्तान होना एक नेतृत्व क्षमता का परिचायक है, टीम भावना का, समूह भावना का परिचायक है। इसलिए ये भी आपको वहाँ बताना चाहिए, या ऐसी और कोई अपनी उपलब्धियाँ हैं तो अपने आवेदन में ऐसी इन बातों का उल्लेख जरूर करना चाहिए। फिर अगला है, मैं पर्यटन का शौक़ रखता हूँ और पूरे देश के महत्वपूर्ण स्थानों पर घूम चुका हूँ, दौरा कर चुका हूँ। मेरी ये प्रकृति पद की आवश्यकता के अनुसार, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पर्यटन का शौक़, इसमें आवेदन मतलब उस पद का क्या फ़ायदा है आप सोचेंगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पद क्या है, पद की प्रकृति वैसी है। क्योंकि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को घूमना है चारों ओर। अगर घूमने की प्रवृत्ति अगर किसी इंसान की है तो उसको जो नौकरी है, जो जॉब मिल रहा है या जो कार्य करने को मिलेगा उसमें रस उत्पन्न होगा और वो खुशी से कार्य करेगा। मैं उद्योग और व्यवसाय से जुड़ी पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का शौक़ रखता हूँ। इनके माध्यम से मैं आपकी कंपनी की गतिविधियों से निरंतर अवगत रहा हूँ कि अपनी स्थापना के कुछ ही वर्षों के अंदर कंपनी की गतिविधियों में व्यापक विस्तार हुआ है। मेरी सूचना के अनुसार कंपनी के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई है। मैं महसूस करता हूं कि ऐसे माहौल में मुझे न केवल अपनी उन्नति और विकास का अवसर मिलेगा, बल्कि मैं कंपनी की उन्नति और विकास में भी योगदान कर सकूंगा। अनुरोध है कि उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरे आवेदन पर सकारात्मक रूप से विचार करें और मुझे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्त करें। अब इस पैराग्राफ से आपको ये जताना है कि हाँ, मैं आपकी कंपनी से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, गतिविधियाँ आपकी जानता हूँ और इसलिए मैं आपकी कंपनी से जुड़ना चाहता हूँ। बहुत बार इंटरव्यू में भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे ही आप साक्षात्कार के लिए पहुँच गए, पहला ही सवाल पूछा जाता है कि आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या हमारे ऑफिस से, हमारे विभाग से, हमारे डिपार्टमेंट में आप क्यों नौकरी पाना चाहते हैं। अब हालांकि ये बात अलग होती है कि हमें नौकरी की दरकार होती है, नौकरी की आवश्यकता होती है, हम आवेदन करते हैं, हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया, हम गए।
लेकिन फिर भी अपनी एक योजना होनी चाहिए, उस कंपनी के बारे में, उस विभाग के बारे में जानकारी हमारे पास होनी चाहिए और अपने आवेदन में भी उसका उल्लेख हमें करना चाहिए। इसका असर क्या होता है कि जब आपका आवेदन और स्वरित उस कंपनी में पहुंच रहा है तो उनको निश्चित ये विश्वास हो जाता है कि व्यक्ति जो है ये अध्ययनशील है, नई नई बातें जानता है, कंपनी के बारे में भी इसने बहुत कुछ जाना है, कंपनी के कार्यों में इसको रुचि है और इस तरह के क्षेत्र में आने के लिए उसकी रुचि को देखते हुए इसको इंटरव्यू के लिए बुला लेना चाहिए, ऐसा निश्चित उनको विश्वास हो जाता है। एक प्रभाव आपका बनता है और प्रभावशील आवेदन आपका हो, इसलिए इस तरह उनके उद्योग व्यवसाय और उनकी कंपनी से जुड़ी हुई कुछ बातों का अगर उल्लेख आप कर पाते हैं अच्छी तरह से तो कर सकते हैं, नहीं किए तो बहुत कुछ अंतर नहीं पड़ता, लेकिन करना अधिक अच्छा होता है। अनुरोध है कि उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरे आवेदन पर, ये अंतिम पंक्ति है, अगर ये बीच का पैराग्राफ नहीं भी है तो अंत में ये आपको लिखना ही है कि उपर्युक्त जैसे कंपनी के बारे में अगर है तो लिखना ज़रूरी है वैसे, क्योंकि लिखा जाए तो आपके व्यक्तित्व की एक छाप वहाँ पहुँचती है कि हाँ ये व्यक्ति जो है कंपनी के बारे, कंपनी की गतिविधियों को अच्छी तरह से जानता है और उस क्षेत्र में आपकी रुचि उस माध्यम से उनको नज़र आती है। तो अंतिम ये पंक्तियाँ कि सकारात्मक रूप से विचार करें और मुझे नियुक्ति दें। आप अपनी भाषा थोड़ी सी अलग हो सकती है, मुझे सेवा का अवसर मिले, मैं समर्पित रूप से कार्य करूँगा वगैरह, इस तरह से विश्वास आप इसमें दे सकते हैं। सधन्यवाद, भवदीय। और लिखने वाला नरेंद्र कुमार। इस तरह हस्ताक्षर आपने कर दिए, आपका आवेदन हो गया। चाचा जी ने जो जो सिद्धांत बताए उसके आधार पर नरेंद्र का स्वरित तैयार हो गया, आवेदन तैयार हो गया और आगे चलकर जो है उसको पोस्ट करने का काम रह गया। तात्पर्य क्या कि इस कहानी और इन संवादों के माध्यम से हमें ये समझना था कि कैसे बायोडाटा लिखना चाहिए और कैसे आवेदन करना चाहिए। अब बायोडाटा आवेदन का एक तरह से आवश्यक हिस्सा बन गया है, ध्यान रखिए। पहले होता था कि आवेदन में केवल 2 लाइनों में अगर लिख दिया जाए कि मैंने इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली, ये डिग्री प्राप्त कर ली है, वो डिग्री प्राप्त कर ली है, तो काम चल जाता था। लेकिन आज का दौर प्रतियोगिता का दौर है और इस प्रतियोगिता के दौर में जितना आपका बायोडाटा प्रभावशाली है उतना अधिक महत्वपूर्ण वो होता है और इसलिए आपको बायोडाटा लेखन अच्छी तरह से आना चाहिए। साथ में उस बायोडाटा को प्रेषित करने के लिए आवेदन लिखना उसके साथ, ये ज़रूरी है और ये दोनों चीज़ें, दोनों कौशल आपको सीखने हैं। आगे चलकर ज़िंदगी की राह पर आगे बढ़ना है आपको और उस दौर में इन सब की आपको बहुत आवश्यकता है। तो आपके भविष्य की मैं हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं कि अच्छी तरह से आप बायोडाटा और आवेदन लिखें और जल्द से जल्द एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ें। इस पाठ के जो प्रश्न बनते देखिए, जितना हिस्सा हमने पढ़ा उसके आधार पर कि कल्पना कीजिए कि आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में अध्ययन किया है और किसी अखबार के पत्रकार पद के लिए आवेदन भेजना है, तो इसके लिए एक आवेदन भेजिए। अब आवेदन भेजना है तो बायोडाटा भी आप में लिखना है उसको। राजीव गांधी फाउंडेशन उच्च शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप प्रदान करता है और उसे भेजने के लिए अपना बायोडाटा, यानी स्कॉलरशिप प्राप्त करनी है तो उसमें अपनी योग्यता और वो सब जानकारियाँ लिख के, परिचय लिखकर, जैसे बायोडाटा यहाँ तैयार किया हमने इस वीडियो में नरेंद्र के द्वारा जो बनाया गया, उसी तर्ज पर आपको बायोडाटा तैयार करना है। आपकी खूबियाँ जो है वो लिखना है, जो है वास्तविक वो लिखना है, ईमानदारी से, बढ़ा चढ़ाकर लिखने की आवश्यकता नहीं है। स्वरित में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है, उनकी प्रस्तुति का क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो परिचय, फिर शैक्षिक योग्यताएं, फिर शैक्षणिक कार्य के अलावा जो और सह शैक्षणिक उपलब्धियां हैं, वाद विवाद, निबंध वगैरह जैसी, उनको आपको लिखना चाहिए। साथ में आपको उनकी कंपनी के बारे में ये स्वरित में है, स्वरित में आपको कंपनी के बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं। परिचय हो गया, शैक्षिक योग्यता हो गई आपकी और उपलब्धियां हो गई, और उसके बाद अनुभव भी लिखना आवश्यक होता है। अगर आपने मान लीजिए पहला आवेदन आपका नहीं है तो अलग अलग कंपनियों में या अलग अलग क्षेत्र में कहीं काम आपने किया है,
तो उसका भी उल्लेख वहाँ किया जाए कि कब से कब तक आपने वहाँ काम किया वगैरह, उसका भी एक टेबल बनाया जा सकता है। और अंत में हस्ताक्षर और आपका स्वरित पूर्ण हो जाता है। ठीक है। और एक बिंदु छूट गया कि अंत में 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम भी जो है आप दे सकते हैं। अगर आप नए हैं तो अपने प्राचार्य और प्रोफेसरों के नाम भी इसमें लिख सकते हैं। तो ये हो गए स्वरित के अलग अलग बिंदु। इसके आधार पर आपको अपना बायोडाटा लिखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगला वीडियो इस संदर्भ में जो होगा औपचारिक लेखन नहीं, व्यावहारिक लेखन भी नहीं, एक लेखन विकास की दृष्टि से जो दूसरे अध्याय हमारे पाठ्यपुस्तक में है उसमें मौलिक लेखन की बात हम करेंगे, और उसमें हमारा विषय अगले वीडियो में होगा कैसे बनती है कविता। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कैसे बनती है कविता इस विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।